हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है शुभम त्यागी और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का कंप्लीट चैप्टर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक है जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन। इट इज़ अ प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड विद न्यू प्रॉपर्टीज़। तो सबसे पहले टॉपिक में हमें केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन बताई गई है कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा हो और जो नया सब्सटेंस फॉर्म होता है उसकी प्रॉपर्टीज़ भी बिल्कुल नई होगी। तो ऐसे प्रोसेसेस को हम बोलेंगे केमिकल रिएक्शंस। तो हमारे पास यहाँ पर दो केमिकल रिएक्शन दी गई हैं। पहली है जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन हो रहा है, दोनों ही गैसेस हैं और कंबाइन होने के बाद एक नया सब्सटेंस बना रहा है जिसका नाम है वाटर। सेकेंड केमिकल रिएक्शन में हमें कार्बन और ऑक्सीजन की रिएक्शन दी गई है और जो नया सब्सटेंस यहाँ पर फॉर्म हो रहा है वो हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ अ गैस। नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिएक्टेंट्स। द सब्सटेंस विच टेक्स पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, एक ऐसा सब्सटेंस जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेता है, ऐसे सब्सटेंस को हम बोलते हैं रिएक्टेंट। पॉइंट टू बी नोटेड यहाँ पर यह है कि रिएक्टेंट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड मीन्स LHS में लिखा होता है। द सब्सटेंस विच टेक्स पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, ऐसा सब्सटेंस जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्ट ले रहा है। तो जैसे कि हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारी फर्स्ट यहाँ पर रिएक्शन दी गई है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर। तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड में देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, ये दोनों ही इस केमिकल रिएक्शन में पार्ट ले रहे हैं। तो इट मीन्स ये दोनों क्या हो गए, रिएक्टेंट हो गए। और रिएक्टेंट को हमेशा आप लेफ्ट हैंड साइड पर ही लिखोगे, एरो के लेफ्ट हैंड साइड पर। नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रोडक्ट। द सब्सटेंस विच आर फॉर्म्ड इन अ केमिकल रिएक्शन, एक ऐसा सब्सटेंस जो कि फॉर्म होता है केमिकल रिएक्शन में, ऐसे सब्सटेंस को हम बोलते हैं प्रोडक्ट्स। और हमेशा ध्यान रखिएगा प्रोडक्ट हमेशा RHS में लिखा होता है। रिएक्टेंट के देखिए रिएक्टेंट लिखा होता है LHS में, प्रोडक्ट लिखा रहता है एरो के RHS में। तो एक ऐसा सब्सटेंस जो कि केमिकल रिएक्शन में फॉर्म हो रहा है, जिसकी फॉर्मेशन हो रही है, हम उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। और देखिए कई बार CBSE ऐसा क्वेश्चन पूछ लेती है कि बताइए ये एरो क्या इंडिकेट करता है। ये एरो इंडिकेट करता है कि डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन किस डायरेक्शन में हो रही है। तो एरो इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। और यहाँ पर कुछ कैरेक्टरिस्टिक दिए गए हैं, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है ये। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है केमिकल रिएक्शन का इवोल्यूशन ऑफ गैस। सेकंड इज़ फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। थर्ड इज़ चेंज इन कलर। फोर्थ इज़ चेंज इन टेम्परेचर। फिफ्थ इज़ चेंज इन स्टेट। तो चलिए वन बाय वन इन सभी कैरेक्टरिस्टिक को पढ़ते हैं। अपने फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक की ओर चलते हैं, इवोल्यूशन ऑफ गैस। इसके लिए सबसे पहले आप कंसिडर कीजिए एक बीकर, और बीकर में आप कुछ यहाँ पर जिंक के पीसेस डाल दीजिए, जिंक मेटल के पीसेस डाल दीजिए, और इसमें आप डाल दीजिए थोड़ा सा H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, आप इसमें ऐड कर दीजिए। जैसे ही आप इसमें H2SO4 ऐड करोगे तो यहाँ पर फॉर्मेशन होगी ZnSO4 की, ZnSO4 की फॉर्मेशन होगी और साथ में यहाँ पर इवॉल्व होगी हाइड्रोजन गैस जो बबल फॉर्म में इवॉल्व होगी, बबल की फॉर्म में वो बाहर चली जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिसमें इवोल्यूशन ऑफ गैस होती है। नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तो समझ लेते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट में प्रेसिपिटेट का मतलब क्या होता है। देखिए प्रेसिपिटेट का मतलब होता है इनसॉल्युबल सॉलिड। अगेन एक रिएक्शन कंसीडर करते हैं। सबसे पहले आप एक टेस्ट ट्यूब लीजिएगा और उसमें थोड़ा सा आप BaCl2 बैरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन को आप मिला दीजिएगा कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के साथ। सबसे पहले आपको क्या करना है, बैरियम क्लोराइड के सॉल्यूशन को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के साथ आपको मिला देना है। तो आप कुछ टाइम के बाद देखोगे कि यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगी BaSO4 बैरियम सल्फेट की, जो कि वाइट कलर
का होगा, वाइट कलरिंग सब्सटेंस के फॉर्मेशन होगी जो इनसॉल्यूबल सॉलिड आपको दिखेगा, और साथ में यहाँ पर प्रोडक्ट में बनेगा CuCl2। तो हम इस रिएक्शन से कंक्लूड कर सकते हैं कि यहाँ पर फॉर्मेशन हो रही है प्रेसिपिटेट की। नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा चेंज इन कलर। तो चेंज इन कलर के लिए हम एक और छोटी सी एक्टिविटी कंसिडर करते हैं। आप थोड़ा सा सिट्रिक एसिड लीजिएगा। देखिए सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है जो हमारे सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, खट्टे फ्रूट्स होते हैं, जैसे हमारा लेमन हो गया। तो सिट्रिक एसिड को आपको ऐड कराना है KMnO4 मीन्स पोटेशियम परमैंगनेट के साथ। जैसे ही आप सिट्रिक एसिड को ऐड कराओगे KMnO4, इसमें ध्यान रखिएगा कि जो KMnO4 का जो कलर होता है ये पर्पल कलर होता है। तो सिट्रिक एसिड प्लस KMnO4 जैसे ही आप ऐड कराओगे तो यहाँ पर कलर पर्पल से, पहले पर्पल होगा क्योंकि KMnO4 का जो कलर रहता है वो पर्पल होता है, ये पर्पल से चेंज हो जाएगा कलरलेस में। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर चेंज इन कलर ऑब्ज़र्व हो गया। नेक्स्ट चलते हैं चेंज इन टेम्परेचर की ओर, और अगेन एक छोटी सी यहाँ पर एक्टिविटी लेते हैं चेंज इन कलर के लिए। सबसे पहले यहाँ पर हम कंसिडर करते हैं कैल्शियम ऑक्साइड को। कैल्शियम ऑक्साइड जिसको हम क्विक लाइम भी बोलते हैं, जैसे ही आप इसमें वाटर ऐड करते हो तो यहाँ पर फॉर्मेशन होगी CaOH के होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस। इसको हम बोलते हैं स्लिग्ड लाइम और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं। और साथ में बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट रिलीज़ होगी। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि एक केमिकल रिएक्शन बन रही है जिसमें टेम्परेचर चेंज हो रहा है। नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा चेंज इन स्टेट, और इसके लिए एक एग्ज़ाम्पल हम कंसिडर करते हैं कैंडल वैक्स का। सबसे पहले एक आप कैंडल लीजिए और इस कैंडल को आप बर्न कीजिए। जैसे ही आप कैंडल को बर्न करोगे तो देखिए कैंडल किससे बनी होती है, कैंडल वैक्स से। और कैंडल वैक्स की जो स्टेट होती है वो कैसी होती है, कैंडल वैक्स की स्टेट होती है सॉलिड स्टेट, ये सॉलिड स्टेट होती है। तो अब देखिए कैंडल वैक्स हो गया हमारे पास सॉलिड। जैसे ही आप कैंडल को बर्न करोगे, इट मीन्स इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, आप इसको कंबशन करोगे तो यहाँ पर फॉर्मेशन होगी वाटर की, और साथ में रिलीज़ होगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि स्टेट चेंज हो गई है। पहले हमारे पास कैंडल वैक्स था जो कि सॉलिड स्टेट में था, उसके बाद जैसे ही आप इसका कंबशन करोगे तो वाटर लिक्विड स्टेट, देन कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस स्टेट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा केमिकल रिएक्शन यूज़ इन डेली लाइफ। तो यहाँ पर हमें पढ़ना है कि केमिकल रिएक्शन कैसे यूज़ होती है डेली लाइफ में। तो कुछ एग्जांपल्स हमें दिए गए हैं। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, कर्ड की जो फॉर्मेशन होती है वहाँ पर केमिकल रिएक्शन परफॉर्म होती है। नेक्स्ट रस्टिंग ऑफ आयरन, जब लोहे में जंग लगता है तब भी केमिकल रिएक्शन परफॉर्म होती है। फ्रूट्स का जो पकना होता है ये भी एक केमिकल रिएक्शन ही होती है। नेक्स्ट डाइजेशन ऑफ फूड, जो खाना हम खाते हैं वहाँ पर जो रिएक्शन होती है, जिस रिएक्शन को हम रेस्पिरेशन रिएक्शन बोलते हैं, यह प्रोसेस भी एक केमिकल रिएक्शन ही होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा केमिकल इक्वेशन। इट इज़ द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इन टर्म ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूले। तो देखिए अगर आप केमिकल रिएक्शन को इन टर्म ऑफ सिंबल एंड फॉर्मूले में लिखना चाहते हो, आप केमिकल रिएक्शन को सिंबल और फॉर्मूले की टर्म में लिखना चाहते हो, तो ये कहलाएगी एक केमिकल इक्वेशन। तो देखिए एक बहुत आसान सी इक्वेशन से इसको समझते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जैसे ही आप कंबाइन करोगे तो वाटर की फॉर्मेशन होगी। तो इसको हमें सिंबल एंड फॉर्मूले की फॉर्म में लिखना है। तो देखिए हाइड्रोजन एक गैस होती है तो हमने हाइड्रोजन लिखा, और इसके साइड में इसकी फिजिकल स्टेट भी लिखी ब्रैकेट में स्मॉल g। नेक्स्ट ऑक्सीजन के साथ ये कंबाइन कर रहा है, ऑक्सीजन का फॉर्मूला होता है O2 और ब्रैकेट में हमने लिखा गैस। नेक्स्ट वाटर का फॉर्मूला होता है H2O और ब्रैकेट में हमने लिखा लिक्विड। तो ये हो गई हमारी केमिकल इक्वेशन।
नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। और बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन के लिए सबसे पहले हम समझते हैं कि बैलेंसिंग करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्यों हम बैलेंसिंग करते हैं। तो हम बैलेंसिंग करते हैं एक लॉ को फॉलो कराने के लिए जिसका नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है ये हम समझते हैं। मास कैन नीदर बी क्रिएटेड nor destroyed. Mass can neither be created nor destroyed in a chemical reaction। कि मास को ना तो आप बना सकते और ना ही आप डिस्ट्रॉय कर सकते किसी भी केमिकल रिएक्शन में। इट मीन्स मास क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। और ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कंक्लूड करता है कि जो टोटल मास होगा रिएक्टेंट का, इट मीन्स LHS का जो टोटल मास रहेगा वो RHS के टोटल मास के इक्वल रहेगा। नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। A balanced chemical equations has number of atoms of different element on both sides are equal। किसी भी इक्वेशन को हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन तभी बोलेंगे जब वहाँ के जो एटम्स रहेंगे, जो डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं उनके जो नंबर हैं वो सेम हो जाएं। तो एग्जांपल से इसको समझते हैं। देखिए यहाँ पर एक इक्वेशन दी गई है 2H2 + O2 गिव्स 2H2O। तो देखिए यहाँ पर डिफरेंट एलिमेंट है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, और यहाँ पर एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। तो ये बैलेंस्ड कैसे हुई केमिकल इक्वेशन, इसके एटम को काउंट करिएगा। लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन 4 हैं, राइट हैंड साइड में 2 की मल्टीप्लाई 2 से करिएगा तो यहाँ पर भी 4 हो जाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन की वैल्यू 2 है, राइट हैंड साइड में भी ऑक्सीजन की वैल्यू 2 है। इट मीन्स ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में जितने एटम हैं राइट हैंड साइड में भी उतने ही एटम है। इट मीन्स LHS इक्वल्स टू RHS है। नेक्स्ट बात करते हैं एक और एग्जाम्पल को लेकर। जिंक देखिए, जिंक यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में 1 है, राइट हैंड साइड में 1। यहाँ पर हाइड्रोजन चेक करिए, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 हैं, राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन भी 2 हैं। सल्फ़र की बात करें तो सल्फ़र 1 है, राइट हैंड साइड में भी सल्फ़र 1 है। और ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन 4 है लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन भी 4 है। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि LHS RHS के यहाँ पर इक्वल हो गया। इट मीन्स यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो हो गया है। जितने एटम्स लेफ्ट हैंड साइड में रहे हैं उतने ही एटम्स राइट हैंड साइड में भी यहाँ पर हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गई। तो नेक्स्ट हम बैलेंसिंग करते हैं एक इक्वेशन की। और यहाँ पर जो हमारे पास इक्वेशन दी गई है ये है Fe + H2O गिव्स Fe3O4 + H2। यहाँ पर एक हमें अनबैलेंस्ड इक्वेशन दी गई है और इस अनबैलेंस्ड इक्वेशन को हमें बैलेंस्ड इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें चेक करना है Fe की वैल्यू यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में दी गई है 1, राइट हैंड साइड में Fe की वैल्यू है 3। तो आप क्या करिएगा, सबसे पहले आप यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 3 से, क्योंकि हमें Fe को बैलेंस करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 Fe हो गए और राइट हैंड साइड में 3 हमारे पास हो गए Fe। नेक्स्ट हम चलते हैं H2 की ओर। हाइड्रोजन है 2 लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में भी हाइड्रोजन है यहाँ पर 2। तो इट मीन्स हाइड्रोजन पहले से ही बैलेंस है। ऑक्सीजन की ओर चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन है 1, लेकिन राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन की वैल्यू है 4। तो इट मीन्स आप क्या करोगे, लेफ्ट हैंड साइड में 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 4। हम यहाँ पर सही करके लिख देते हैं इसको। हमने सबसे पहले यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई की थी और यहाँ पर हमने कर दी 4 से मल्टीप्लाई। अब फिर से चेक कर लेते हैं। 3 यहाँ पर हो गए हमारे Fe, राइट हैंड साइड में 3 Fe। लेफ्ट हैंड साइड में चेक करते हैं H2 यहाँ पर देखिए 4 2 ज़ा 8, H2 यहाँ पर हो गए 8, राइट हैंड साइड में 2 है H2। तो इट मीन्स आप क्या करिएगा, यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। फिर से एक इक्वेशन को चेक करते हैं इसको। 3 Fe, राइट हैंड साइड में भी यहाँ पर Fe3 हो गए। लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन 4 2 ज़ा 8, राइट हैंड साइड में यहाँ पर हाइड्रोजन भी 8 है और ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर हो गए 4
और राइट हैंड साइड में भी ऑक्सीजन 4 हो गए। तो इट मीन्स ये हमारे पास एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आ गई। ये हमारे पास इक्वेशन आई 3Fe प्लस 4H2O गिव्स Fe3O4 प्लस 4H2। ये हमारे पास एक रिक्वायर्ड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आ गई है। नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पर एक इक्वेशन दी गई है और ये NCERT की इक्वेशन है। इक्वेशन इज Na प्लस H2O गिव्स NaOH प्लस H2। लेफ्ट हैंड साइड में चेक करते हैं, सोडियम 1 है, राइट हैंड साइड में सोडियम 1 है, लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन 2 है, राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन 2 प्लस 1 3 है। लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन को चेक करते हैं तो 1 है, राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन है 1। इक्वेशन को फिर से एक बार लिख लेते हैं। यहाँ पर Na प्लस H2O गिव्स NaOH प्लस H2। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर सोडियम 1 है और राइट हैंड साइड में सोडियम 1 है। इट मीन सोडियम तो बैलेंस है। लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है और राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन 2 और 1 3 है। अगर हम यहाँ पर राइट हैंड साइड में इस पोजीशन पर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन की वैल्यू हो जाएगी 4। तो इट मीन्स हमें लेफ्ट हैंड साइड में भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा H2 के सामने। अब देखिए यहाँ पर हमारा हाइड्रोजन बैलेंस हो चुका है। फिर से एक बार इक्वेशन को चेक कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में सोडियम 1 है, राइट हैंड साइड में सोडियम 2 है। तो आप क्या करिए, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। फिर से एक इक्वेशन को चेक करते हैं। इस इक्वेशन को लेफ्ट हैंड साइड में सोडियम 2, राइट हैंड साइड में सोडियम 2, लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर हाइड्रोजन 4 और राइट हैंड साइड में 2 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन, इट मीन्स हाइड्रोजन 4। लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर 2 ऑक्सीजन और राइट हैंड साइड में यहाँ पर 2 ऑक्सीजन, इट मीन्स यहाँ पर LHS RHS के इक्वल हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। एग्जाम्पल इज SO2 प्लस SO2 प्लस O2 गिव्स SO3। सल्फ़र को चेक करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में सल्फ़र है 1, राइट हैंड साइड में सल्फ़र है 1। लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर ऑक्सीजन है 2 प्लस 2, इट मीन्स 4 ऑक्सीजन है। राइट हैंड साइड में यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है। तो अगर हम यहाँ पर इस पोजीशन पर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पर ऑक्सीजन हो जाएंगे 6। तो हमें क्या करना होगा, लेफ़्ट हैंड साइड में भी इस पोजीशन पर मल्टीप्लाई करना होगा। और इस इक्वेशन को एक बार चेक कर लेते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड में सल्फ़र की वैल्यू हो गई 2, राइट हैंड साइड में सल्फ़र की वैल्यू हो गई 2। लेफ़्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन चेक करते हैं, 2 2 4 और 2 6 और राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन हो गए 6। इट मीन्स हमारी इक्वेशन ये LHS इक्वल्स टू RHS हो गई है। नेक्स्ट इक्वेशन की ओर चलते हैं। N2 प्लस H2 गिव्स NH3। लेफ्ट हैंड साइड में देखिए N2 यहाँ पर नाइट्रोजन की वैल्यू 2 है। तो राइट हैंड साइड में आप क्या करिएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। फिर से एक इक्वेशन को चेक करते हैं। इसको N यहाँ पर 2 है, राइट हैंड साइड में यहाँ पर N2 है। लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन 2 है, राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन 6 है। तो बहुत इजी सी इक्वेशन बन गई। आप यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई। N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3। इट मीन्स यहाँ पर LHS और RHS इक्वल आ गए और ये हमारी इक्वेशन बैलेंस हो गई है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। और वेरियस टाइप्स की ये केमिकल रिएक्शंस होती हैं, जैसे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, रेडॉक्स रिएक्शंस। जो रेडॉक्स रिएक्शंस होती हैं ये 2 पार्ट में डिवाइड करने के बाद हम पढ़ते हैं, एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन और अदर वन इज़ रिडक्शन रिएक्शंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इनको 1 बाय 1, इनके डिटेल स्टडी करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस की। और स्टार्ट करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन से। टॉपिक है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, देखिए पहले समझते हैं उसको। दोज रिएक्शंस in which
टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म सिंगल सब्सटेंस। ऐसे रिएक्शन जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स कंबाइन करने के बाद एक सिंगल प्रोडक्ट बना दें, ऐसी रिएक्शंस को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। देखिए यहाँ पर एक जनरल रिएक्शन लिखी है A+B गिव्स AB, और एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। फर्स्ट एग्जाम्पल में हमें दिखाया गया है कि हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस मिलकर हाइड्रोजन क्लोराइड बना रही है, तो इट मीन्स ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। आप देख सकते हो हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस एक दूसरे के साथ मिल रही हैं, ऐड हो रही हैं, और ऐड होने के बाद एक सिंगल कंपाउंड यहाँ पर फॉर्म हो रहा है जिसका नाम है हाइड्रोजन क्लोराइड। नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रहा है और फॉर्मेशन हो रही है मैग्नीशियम ऑक्साइड की, तो यहाँ पर भी ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। रिएक्टेंट में मैग्नीशियम और ऑक्सीजन कंबाइन होने के बाद प्रोडक्ट में सिंगल सब्सटेंस बना रहे हैं, सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो ये टाइप होंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। तो नेक्स्ट चलते हैं इक्वेशन की ओर, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन की बात करें तो दोज रिएक्शंस इन विच अ सिंगल सब्सटेंस स्प्लिट इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस। एक ऐसी रिएक्शन जिसमें सिंगल सब्सटेंस स्प्लिट हो जाता है दो या दो से ज़्यादा सिंपलर सब्सटेंसेस में, तो ऐसी रिएक्शंस को हम बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। और ये इसकी जनरल रिएक्शन है ABC गिव्स A+B+C। तो देखिए डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज़ जस्ट अपोजिट टू कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमने पढ़ा था कि दो रिएक्टेंट मिलकर एक प्रोडक्ट के फॉर्मेशन कर रहे हैं, और डीकम्पोजिशन रिएक्शन में हम पढ़ते हैं कि एक रिएक्टेंट स्प्लिट हो रहा है दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट्स में। डीकम्पोजिशन रिएक्शन की बात करें तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन 3 टाइप्स की होती है। फर्स्ट टाइप है थर्मल डीकम्पोजिशन। अगर डीकम्पोजिशन इन द प्रेजेंस ऑफ हीट हो रहा है तो हम कहेंगे थर्मल डीकम्पोजिशन। अगर डीकम्पोजिशन इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हो रहा है, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट अगर डीकम्पोजिशन हो रहा है तो हम कहेंगे इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन। और अगर डीकम्पोजिशन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट हो रहा है तो हम कहेंगे फोटोलिसिस डीकम्पोजिशन। तो चलिए वन बाय वन रिएक्शंस से इनको समझते हैं। फर्स्ट डीकम्पोजिशन है हमारे पास थर्मल डीकम्पोजिशन। व्हेन डीकम्पोजिशन इज़ कैरीड आउट बाय हीटिंग। अगर कोई भी डीकम्पोजिशन हीट के थ्रू हो रहा है, हीट के प्रेजेंस में हो रहा है, देखिए थर्मल का मतलब ही होता है हीट, थर्मल का मतलब ही होता है हीट। अगर कोई भी डीकम्पोजिशन इन द प्रेजेंस ऑफ हीट हो रहा है तो हम कहेंगे वहाँ पर थर्मल डीकम्पोजिशन होगा। एक एग्जांपल हमें दिया गया है, कैल्शियम कार्बोनेट ब्रेकडाउन हो रहा है, जैसे आप इसको हीट सप्लाई करोगे तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। इट मीन्स कैल्शियम कार्बोनेट ब्रेकडाउन हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। सेकेंड टाइप के डीकम्पोजिशन की बात करते हैं। सेकेंड टाइप का डीकम्पोजिशन है इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन। देखिए यहाँ पर ये इलेक्ट्रोलिटिक दो वर्ड से मिलकर बना है। इलेक्ट्रो इट मीन्स इलेक्ट्रिक करंट, और हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी। लिटिक का मतलब होगा ब्रेकडाउन। इट मीन्स यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट या फिर इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस ज़रूरी होगी, और उसके बाद जो डीकम्पोजिशन होगा इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन। व्हेन डीकम्पोजिशन इज़ कैरीड आउट बाय इलेक्ट्रिसिटी, और ये एग्जांपल हमें दिया गया है H2O। जैसे ही आप वाटर से इलेक्ट्रिक करंट पास करोगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस अलग हो जाएगी और ऑक्सीजन गैस अलग हो जाएगी। तो ये एग्जांपल हो गया इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन का। थर्ड टाइप का डीकम्पोजिशन है हमारे पास फोटोलिसिस डीकम्पोजिशन। फोटो का मतलब होता है लाइट। देखिए फोटो का मतलब होता है लाइट, फोटो मीन्स लाइट, और लिसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन। इट मीन्स यहाँ पर जो डीकम्पोजिशन होगा वो इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट होगा। तो एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए पहला हमारे पास एग्जांपल है AgCl
जैसे ही आप AgCl को इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट आप उसको रखते हो, वहाँ पर प्रेजेंस रहती है सनलाइट की, तो AgCl ब्रेक डाउन हो जाता है, यहाँ पर Ag अलग हो जाता है और Cl2 अलग हो जाता है। तो ये सिल्वर क्लोराइड के एग्जांपल है। सिल्वर क्लोराइड को जैसे ही आप सनलाइट के प्रेजेंस में रखते हो तो आफ्टर सम टाइम सिल्वर वहाँ पर अलग हो जाता है और क्लोराइड अलग हो जाता है, क्लोरीन गैस के फॉर्म में अलग हो जाती है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल इसमें देखते हैं हम, AgBr। यहाँ पर बात की गई है सिल्वर ब्रोमाइड की। सिल्वर ब्रोमाइड को जैसे ही आप सनलाइट के प्रेजेंस में रखते हो तो सिल्वर अलग हो जाता है और ब्रोमीन यहाँ पर गैस के फॉर्म में अलग हो जाती है। देखिए, अगर हम इस रिएक्शन की बात करें तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है ये। और इस रिएक्शन का कई एग्ज़ाम्स में, कई CBSE के एग्ज़ाम्स में एक एप्लीकेशन पूछा जाता है कि बताइए फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एप्लीकेशन क्या होता है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, फोटोलिसिस जो रिएक्शंस होती है ये जो ब्लैक एंड वाइट फ़ोटोग्राफ़ी होती है, ब्लैक एंड वाइट फ़ोटोग्राफ़ी में ये यूज़ की जाती है। ब्लैक एंड वाइट फ़ोटोग्राफ़ी जो होती है उसमें इसका बहुत अच्छा एप्लीकेशन है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक इज़ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करें तो दोज रिएक्शंस इन विच वन एलिमेंट टेक्स द पोजीशन ऑफ अनदर एलिमेंट इन अ कंपाउंड। ऐसे रिएक्शंस जिसमें एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट की पोजीशन एक्वायर कर लेता है किसी भी कंपाउंड में, ऐसे रिएक्शंस को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। It means more reactive element displace less reactive element from salt solution। इसमें एक ज़्यादा रिएक्टिव जो मेटल होगा वो लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा। और जो ये डिस्प्लेसमेंट होगा इसका बेसिस रहेगा रिएक्टिविटी सीरीज़। तो यहाँ पर आप रिएक्टिविटी सीरीज़ को देख सकते हो। ये रिएक्टिविटी सीरीज़ दी गई है। सबसे ऊपर यहाँ पर टॉप पर दिया गया पोटेशियम, देन सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। टॉप की बात करें तो यहाँ पर मोर रिएक्टिव एलिमेंट है और जैसे जैसे आप नीचे आते जाओगे यहाँ पर रिएक्टिविटी कम होती रहेगी। प्लेटिनम की जो रिएक्टिविटी रहेगी ये सबसे कम रहेगी। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। पहली रिएक्शन हमारे पास जिंक प्लस CuSO4। जैसे ही जिंक और कॉपर सल्फेट की रिएक्शन होगी तो जिंक ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है, ये डिस्प्लेस कर देगा कॉपर को। इट मीन्स कॉपर की पोजीशन को एक्वायर कर लेगा। तो यहाँ पर फॉर्मेशन होगी ZnSO4 और यहाँ पर कॉपर एज अ प्रोडक्ट बाहर निकल जाएगा। कॉपर सल्फेट के कलर की बात करें तो कॉपर सल्फेट का कलर होता है ब्लू और ZnSO4 का कलर होता है कलरलेस। नेक्स्ट इक्वेशन की बात करें तो मैग्नीशियम की यहाँ पर रिएक्शन दी गई है कॉपर सल्फेट के साथ। तो मैग्नीशियम ज़्यादा रिएक्टिव है, हाईली रिएक्टिव है एज़ कंपेयर टू कॉपर। तो यहाँ पर ये क्या करेगा, इसके पोजीशन को इसको यहाँ से हटा देगा, इसको डिस्प्लेस कर देगा और फॉर्मेशन होगी MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट की और साथ में यहाँ पर रिलीज़ होगा कॉपर। मैग्नीशियम सल्फेट की बात करें MgSO4 की तो ये कलरलेस होता है। आप देख सकते हो कि इन कंपाउंड्स के ब्रैकेट में एक्वस लिखा है, AQ लिखा है। देखिए इसका मतलब होता है एक्वस और एक्वस का मतलब होता है वाटर एज सॉल्वेंट। इट मीन्स यहाँ पर वाटर सॉल्वेंट के फॉर्म में है, वाटर ज़्यादा अमाउंट में है। नेक्स्ट टॉपिक इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। Those reactions in which two compounds react by an exchange of ions to form two new compounds। ऐसे reactions जिसमें दो compounds react करते हैं और जो reaction वहाँ पर होती है reactants के बीच उसमें ions का exchange होता है। ions का exchange होने के बाद दो नए compounds की formation होती है। ऐसे रिएक्शंस को हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है बेरियम क्लोराइड और कॉपर सल्फेट की रिएक्शन। तो यहाँ पर देखिए आयंस रिएक्टेंट में
यहाँ पर जो दो कंपाउंड है बेरियम क्लोराइड और कॉपर सल्फेट, इनके जो आयंस हैं ये एक दूसरे के साथ एक्सचेंज होगी। पहले बेरियम के साथ यहाँ पर क्लोराइड है और कॉपर के साथ सल्फेट है, और राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट में आप देखोगे तो यहाँ पर एक्सचेंज हो गए हैं आयंस। बेरियम के साथ यहाँ पर चला गया है सल्फेट और कॉपर के साथ यहाँ पर आ गया क्लोराइड। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि यहाँ पर एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अकर हो गई है और यहाँ पर फॉर्मेशन हुई है एक इनसॉल्युबल सॉलिड की, जिसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट। तो यहाँ पर प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन हुई है, ये हमारी एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई है। देखिए 90% जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होती हैं ये प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन से ही होती हैं, लेकिन कुछ रिएक्शंस ऐसी भी होती हैं जो कि जिसमें प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन नहीं होती। तो एक रिएक्शन का हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि NaOH रिएक्ट कर रहा है HCl के साथ। तो NaOH यहाँ पर हम कह रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जैसे ही रिएक्शन करेगा तो ये रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस है और यहाँ पर फॉर्मेशन होगी सॉल्ट की, जो कि यहाँ पर NaCl फॉर्मेशन हो रही है। तो यहाँ पर देखिए कोई प्रेसिपिटेट फॉर्म नहीं होगा और वाटर यहाँ पर रिलीज़ हो जाएगा प्रोडक्ट में। तो देखिए ये भी एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, लेकिन यहाँ पर प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन नहीं हो रही। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिडॉक्स रिएक्शंस। Those reactions in which oxidation and reduction takes place together, ऐसी reactions जिसमें oxidation और reduction process एक ही reaction में हो रहे हो, ऐसी reaction को हम बोलते हैं redox reaction। redox जो word है ये दो word से मिलकर बना है, red और ox। यहाँ पर red का मतलब है reduction और ox का मतलब है oxidation। तो reduction को समझते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, अगर कहीं पर एडिशन हो रहा है हाइड्रोजन का और रिमूवल हो रहा है ऑक्सीजन का तो वो कहलाएगा कि रिडक्शन। ऑक्सीडेशन की बात करें, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, अगर कहीं पर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है और रिमूव हो रहा है हाइड्रोजन तो इट मीन्स हम कहेंगे वहाँ पर ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो रहा है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। If a substance gain hydrogen or loses oxygen during a reaction, अगर कोई भी सब्सटेंस गेन कर रहा है हाइड्रोजन को और लूज़ कर रहा है ऑक्सीजन को किसी भी रिएक्शन में तो हम कहेंगे कि वहाँ पर वो सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा होगा और इसी को हम बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सेम इसी टाइप से रिड्यूसिंग एजेंट भी होता है। If a substance gain oxygen and loses hydrogen during a reaction, अगर कोई भी सब्सटेंस गेन कर रहा है ऑक्सीजन को और लूज़ कर रहा है हाइड्रोजन को किसी भी रिएक्शन में तो हम इसको बोलेंगे कि वहाँ पर वो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हो रहा होगा और ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होगा। चलिए कुछ एग्जांपल से समझ लेते हैं कि कैसे हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट का किसी भी क्वेश्चन से पता लगा सकते हैं। तो क्वेश्चन इज CuO plus H2 gives Cu plus H2O और क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है ऑक्सीडेशन आपको बताना है, रिडक्शन बताना है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताना है इस रिएक्शन में और रिड्यूसिंग एजेंट भी बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ट्राई करते हैं ऑक्सीडेशन फाइंड आउट करने के लिए कि किसका ऑक्सीडेशन हुआ होगा। तो देखिए यहाँ पर H2O है लेफ़्ट हैंड साइड में, H2 है लेफ़्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में H2 के साथ ऑक्सीजन ऐड हो गया। इट मीन्स यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड हुआ है तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो गया। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ है H2 का। नेक्स्ट लेफ़्ट हैंड साइड में कॉपर सल्फेट के साथ, कॉपर के साथ ऑक्सीजन था, कॉपर ऑक्साइड बना था यहाँ पर कंपाउंड और राइट हैंड साइड में यहाँ पर ऑक्सीजन हट गया है तो रिमूवल हुआ है ऑक्सीजन का। तो रिमूवल अगर ऑक्सीजन का हो रहा है तो हम उसको बोलेंगे रिडक्शन। तो यहाँ पर
रिडक्शन हुआ है CuO का। नेक्स्ट चलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की ओर। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कहा जाता है कि कोई भी सब्सटेंस अगर गेन कर रहा है हाइड्रोजन और लॉस कर रहा है ऑक्सीजन तो हम उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। तो यहाँ पर ये होगा CuO। देखिए CuO यहाँ पर लॉस कर रहा है ऑक्सीजन को, तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। रिड्यूसिंग एजेंट की बात करें तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर कोई भी सब्सटेंस गेन कर रहा है ऑक्सीजन को और लॉस कर रहा है हाइड्रोजन को किसी भी रिएक्शन में तो वो कहलाता है रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पर आप देखिए अगर हम बात करें H2 की तो H2 गेन कर रहा है यहाँ पर ऑक्सीजन को, तो इट मीन्स ये एक रिड्यूसिंग एजेंट होगा। नेक्स्ट टॉपिक इज़ कोरोजन। कोरोजन की बात करें तो when some metals are exposed to moisture, acids, they tarnish due to formation of metal oxide on their surface। अगर आप कुछ मेटल्स को एक्सपोज करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, एसिड्स, तो ये टार्निश हो जाते हैं, ये ख़राब हो जाते हैं, धुंधले पड़ जाते हैं, इनके ऊपर फॉर्मेशन होने लगती है मेटल ऑक्साइड की इनके सरफेस के ऊपर। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कोरोजन। कोरोजन इन केस ऑफ आयरन इज़ नोन एज रस्टिंग। अगर कोरोजन आयरन के केस में हो रहा है तो हम इसको रस्टिंग बोलते हैं। यहाँ पर एक रिएक्शन हमें दी गई है रस्टिंग की, 4Fe + 3O2 + 2XH2O गिव्स 2Fe2O3.XH2O। ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है फॉर रस्टिंग। यहाँ पर आप देख सकते हो प्रोडक्ट में जो सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है इसको हम रस्ट बोलते हैं। इसका केमिकल नेम है हाइड्रेटेड आयरन थर्ड ऑक्साइड और ये रेडिश ब्राउन कलर पाउडर होता है जिसको हम हिंदी में जंग बोलते हैं। ये आयरन के जैसे ही अगर आप आयरन को इन द प्रेजेंस ऑफ एयर मॉइस्चर आप काफ़ी टाइम तक इसको रखते हो तो इसके ऊपर ये लेयर डिपॉजिट हो जाती है जिसकी वजह से आयरन ख़राब होना स्टार्ट हो जाता है। हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पर रेंसिडिटी। रेंसिडिटी की बात करें, ऑक्सीजन easily react with food items which contain oil and fats. Due to oxidation, food become spoiled, resulting bad smell. देखिए ऑक्सीजन इजीली रिएक्ट कर देता है फूड आइटम्स के साथ जिन फूड आइटम्स में ऑयल एंड फैट्स होता है। तो यहाँ पर प्रोसेस होता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन की वजह से जो फूड है ये स्पॉइल हो जाता है, ये ख़राब हो जाता है जिससे कि फूड में बैड स्मेल आने लगती है। अब कुछ ऐसे मेथड हैं जिनको हम बोलते हैं कि ये हमें रेंसिडिटी से प्रिवेंशन में मदद करेंगे, फूड को रेंसिड होने से बचाएंगे। फर्स्ट है पैक फूड इन एयर टाइट कंटेनर। अगर हम अपने फूड को एयर टाइट कंटेनर में पैक करते हैं तो ये हमें हमारे फूड को रेंसिड होने से बचाता है, ये प्रिवेंशन करता है रेंसिडिटी से। नेक्स्ट एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स। अगर आप एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड करते हैं अपने पिकल्स में, अचार में और ऐसे ही कुछ अदर फूड्स में जैसे कि BHA हो गया और BHT हो गया तो ये भी प्रिवेंशन करता है रेंसिडिटी से। बहुत अच्छा स्टेप है ये। BHA की फुल फॉर्म होती है ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल और BHT की फुल फॉर्म होती है ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन और जो दोनों ही काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। नेक्स्ट बात करें बाय फ्लशिंग फूड विद नाइट्रोजन गैस। आप देखते हो जो चिप्स के पैकेट आते हैं उसमें नाइट्रोजन गैस फिल होती है क्योंकि नाइट्रोजन रिएक्ट नहीं करता उन चिप्स से जिसमें ऑयल एंड फैट्स प्रेजेंट है और ये प्रिवेंट करता है रेंसिडिटी से। नेक्स्ट यहाँ पर लास्ट है बाय कीपिंग फूड इन रेफ्रिजरेटर। अगर आप अपने फूड को रेफ्रिजरेटर में रखते हो तो ये भी एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है फॉर द प्रिवेंशन ऑफ रेंसिडिटी। तो ये हमारे पास 4 स्टेप थे जिससे हम फूड को रेंसिड होने से, हम इस प्रोसेस से जिसको हम रेंसिडिटी बोलते हैं जिसमें हमारा खाना सड़ने लगता है, इससे हम बचा सकते हैं।